पिछले लेक्चर में हमने सीडीएम में डिस्कस किया था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्प्रेडिंग सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रेडिंग सीक्वेंस तो सीडीएम में बेसिकली होता क्या है, सीडीएम में हम नैरो बैंड सिग्नल जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा उसको हम नैरो बैंड सिग्नल बोलेंगे, उसको हम स्प्रेडिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, स्प्रेडिंग सीक्वेंस या स्प्रेडिंग सिग्नल, जो ये स्प्रेडिंग सीक्वेंस होता है ये हाई बैंडविड्थ का सिग्नल होता है, ये हाई बैंडविड्थ का सिग्नल होता है। ठीक है, हाई बैंडविड्थ का क्या मतलब है, इसका जो चिप रेट होगा, चिप रेट वो इस सिग्नल का उसके डाटा रेट से काफ़ी हाई होगा। ठीक है, तो होगा क्या सीडीएमए में कि सारी की सारी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करेगा हमारा मैसेज सिग्नल। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम स्प्रेडिंग सीक्वेंस से तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ जाएंगी रिजल्टिंग सिग्नल की, तो हमारा बैंड सारा का सारा मिलता है हर यूज़र को, तो इसलिए बैंडविड्थ कोई बड़ी कंसर्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो ये नैरो बैंड सिग्नल है, नैरो बैंड सिग्नल है ये। ठीक है, और ये हमारा स्प्रेडिंग सीक्वेंस है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने मैसेज सिग्नल को। ये जो हमारा स्प्रेडिंग सिग्नल है ये हाई चिप रेट है इसका, जैसा इसका डाटा रेट होगा वैसे इसका हम चिप रेट बोलेंगे हम स्प्रेडिंग सिग्नल के केस में। तो चिप रेट है कि कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो इसका चिप रेट इसके डाटा रेट से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा ये वाइड बैंड सिग्नल है, वाइड बैंड। तो हम मैसेज सिग्नल एज इट इज ट्रांसमिट नहीं करेंगे सीडीएमए में, हम मैसेज सिग्नल को इस स्प्रेडिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे और उस रिजल्टिंग सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। तो हम सीडीएमए में इन दोनों का मल्टीपल करके ये जो ब्लू कलर में ड्रॉ किया हमने, ये रिजल्टिंग सिग्नल आएगा, इसको हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ तो पॉजिटिव साइकिल में तो सेम एज इट इज रहेगा, और जो इसकी नेगेटिव साइकिल है डाटा की, इसमें नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, या नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये रिजल्टिंग सिग्नल बन जाएगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे हम अपने चैनल से, और हर यूज़र के लिए जो हमारा स्प्रेडिंग सीक्वेंस होगा ये अलग अलग होगा। ये यूज़र 1 के लिए, एक यूज़र के लिए हमने ये स्प्रेडिंग सीक्वेंस बनाया, दूसरे यूज़र के लिए हम दूसरा स्प्रेडिंग सीक्वेंस बनाएंगे, तीसरे यूज़र के लिए हम तीसरा स्प्रेडिंग सीक्वेंस बनाएंगे। उस इन्हीं स्प्रेडिंग सीक्वेंस को हम कोड भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग यूज़र के लिए हमारा अलग अलग तरह के कोड्स बनेंगे। ठीक है, ये सिग्नल जब ट्रांसमिट करेंगे हम चैनल से, तो रिसीवर साइड पे क्या करेंगे हम, रिसीविंग साइड पे जो दूसरा यूज़र होगा जिससे बात कर रहा हूँ हमारा यूज़र 1, रिसीविंग साइड पे हम इस सिग्नल को हम इसी स्प्रेडिंग सीक्वेंस से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। देख लो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव यही देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ देख लो आप कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही देगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देगा। तो हमारा वापस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा वापस रिकवर हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिसीवर साइड पे, रिसीवर साइड पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर यूज़र को क्या कोड दिया गया था, क्या स्प्रेडिंग सिग्नल दिया गया था। हर यूज़र का अलग अलग स्प्रेडिंग सीक्वेंस होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो हम कंट्रोल चैनल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे कि ये स्प्रेडिंग सीक्वेंस है पर्टिकुलर यूज़र का, उससे ही इसके डाटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, पर स्प्रेडिंग सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी दे दें हम। तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन स्प्रेडिंग सीक्वेंस की डिफरेंट यूज़र को जो अलॉट करेंगे हम, पहली ये कि उनके बीच में जो क्रॉस कोरिलेशन है वो बहुत कम होना चाहिए, क्रॉस कोरिलेशन कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए। मतलब जो डिफरेंट कोड डिफरेंट यूज़र को अलॉट करेंगे हम उनके बीच में क्रॉस कोरिलेशन बड़ा लो होना चाहिए, और दे शुड हैव गुड ऑटो कोरिलेशन। इन कोड्स का आपस में ऑटो कोरिलेशन हाई होना चाहिए। चलो इसको डिस्कस करता हूँ मैं एग्जांपल के थ्रू। तो ये हमारे 4 यूज़र्स है, U1 U2 U3 U4। ठीक है, अब इनको ये स्प्रेडिंग सीक्वेंस हमने अलॉट कर रखे। अब हमने देखना है कि ये क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्रॉस कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन की जो हमने बताई है। तो क्रॉस कोरिलेशन क्या होना चाहिए, लो। तो क्रॉस कोरिलेशन क्या होगा, मान लो C1 C2 का डिस्कस कर रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो इनको ऐड करके क्या आ रहा है, 0, यानी कि इनका क्रॉस कोरिलेशन 0 आया। यानी कि ये 2 कोड हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रेडिंग सीक्वेंस में। अब इनको देख लेते हैं कि C4 को यूज़ कर सकते हैं। तो C2 का C4 के साथ क्या आ रहा है, क्रॉस कोरिलेशन 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 1 इंटू माइनस 1
-1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी जो 0 आया, यानी कि ये दोनों का क्रॉस कोरिलेशन भी आपस में 0 है। वैसे C4 और C3 का देख लेते हैं। C4 C3 का 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 इंटू प्लस 1 -1, ये फिर से 0 आ गया। ठीक है, वैसे ही C3 और C1 का भी 0 आ जाएगा, आप करके देख लो। तो इन चारों का ही नहीं, इसका और इसके साथ आपस में भी 0 ही आएगा, करके देख लो। C1 और C4 का भी देख लो, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 प्लस 1। इन सभी कोर्स का आपस में कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन 0 आ रहा है, चाहे किसी भी दो पेयर को ले लो आप। यानी कि इन पेयर्स को हम यूज कर सकते हैं एज ए स्प्रेडिंग सीक्वेंस। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए स्प्रेडिंग सीक्वेंस की, ऐसी कोई भी रैंडमली कोड नहीं उठा सकते हम। तो ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हो रही है, वही कोड मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम अपने मैसेज सिग्नल से। ठीक है, वही कोड हम अपने यूजर को अलाउड कर पाएंगे। ठीक है, इनका क्रॉस कोरिलेशन देखो बहुत लो आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, आइडियली 0 ही आना चाहिए। तो ऑटो कोरिलेशन भी देख लेते हैं कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑटो कोरिलेशन C1 का C1 के साथ देख लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1, C1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आया, 4 आया। अब नंबर ऑफ यूजर से इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने, 4, 4 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका ऑटो कोरिलेशन काफ़ी हाई है। वैसे C2 का भी करके देख लो आप, C4 का भी करके देख लो। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि क्रॉस कोरिलेशन इनका 0 आ रहा है, ऑटो कोरिलेशन हाई आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वही कोड हम एज अ स्प्रेडिंग सीक्वेंस यूज कर पाएंगे। ओके, ऐसे ऐसे अगर हमारे 4 यूजर होंगे तो चारों यूजर को ऐसे ऐसे हम इस टाइप के स्प्रेडिंग सीक्वेंस देंगे जो मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो हम CDMA के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट कर लेते हैं CDMA के क्या क्या एडवांटेजेस है FDMA और TDMA पे। सबसे पहला एडवांटेज तो वही है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हाई कैपेसिटी, काफ़ी हाई कैपेसिटी होती है CDMA सिस्टम्स की, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका कारण आप जानना चाहते हो तो पिछले लेक्चर दोबारा देखें कि क्यों हाई कैपेसिटी होती है CDMA में। दूसरा कि एफिशिएंट बैंडविड्थ एफिशिएंसी, ये भी हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है हमारा CDMA सिस्टम। तीसरा क्या एडवांटेज है, हाईली सिक्योर सिस्टम। हाईली सिक्योर क्यों है ये CDMA सिस्टम, क्योंकि हम इसमें कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, हम मैसेज सिग्नल को एज इट इज ट्रांसमिट नहीं कर रहे, उसको हम किसी यूनिक कोड से, रैंडम कोड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी, इनहेरेंट सिक्योरिटी है इसमें CDMA सिस्टम में। इनफैक्ट जो CDMA सिस्टम शुरू में डिज़ाइन हुए थे मिलिट्री पर्पज़ के लिए डिज़ाइन हुए थे, अब तो इसके बड़े सिविलियन पर्पज़ है, जैसे 3G में हम CDMA यूज़ करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसका जो रिसर्च चली थी मिलिट्री पर्पज़ के लिए चली थी, क्योंकि ये हाईली सिक्योर सिस्टम है, हम यूनिक कोड दे रहे हैं हर यूज़र को, मैसेज सिग्नल को एज इट इज ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो उसको हैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। चौथा एडवांटेज है इम्यूनिटी टू मल्टीपथ फेडिंग। क्यों होती है इसमें मल्टीपथ फेडिंग की इम्यूनिटी, क्योंकि जो हमारा स्प्रेडिंग सीक्वेंस है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिग्नल रिजल्टिंग सिग्नल होगा वो हाई बैंडविड्थ का सिग्नल होगा, दैट इज स्प्रेड ओवर लार्ज स्पेक्ट्रम, वो हाई स्पेक्ट्रम में स्प्रेड होगा वो सिग्नल, रिजल्टिंग सिग्नल जो हमारा ये सिग्नल है। ठीक है, वो सिस्टम इम्यून होता है मल्टीपथ फेडिंग के लिए। अगर सिग्नल की बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा होगी तो उसकी इम्यूनिटी होती है, खासकर स्मॉल स्केल फीडिंग के लिए इम्यूनिटी होती है ऐसे सिस्टम की। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी एज इट इज फैक्ट लेके चलो कि जो हमारा CDMA सिग्नल होता है, रिजल्टिंग सिग्नल, वो स्प्रेड ओवर लार्ज स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि उसकी जो बैंडविड्थ होती है कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा होती है। अब अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी सिग्नल तो उसमें नेचुरली इम्यूनिटी आ जाती है स्मॉल स्केल फेडिंग के लिए। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है ये। ओके, तो इसलिए CDMA सिस्टम में इम्यूनिटी मोर है। ये तो हमने एडवांटेजेस देख लिए कि CDMA के बहुत सारे एडवांटेजेस है, तो कुछ नुकसान भी इसके, कुछ इसमें चैलेंजेस भी है। तो सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज आता है वो है नियर फार प्रॉब्लम। नियर फार प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा बेस स्टेशन है, हमारा टावर है, ये हमारा मोबाइल नंबर 1 है, एक ये मोबाइल स्टेशन 2 है।
तो ये मोबाइल स्टेशन है, ये नज़दीक है हमारे टावर के, ये दूर है। तो जो मोबाइल स्टेशन नज़दीक है टावर के, इसका जो सिग्नल पहुंचेगा हमारे टावर को ज़्यादा पहुंचेगा, इसका सिग्नल स्ट्रांग होगा, और जो दूर है इसका वीक सिग्नल होगा। तो नियर फार प्रॉब्लम क्या है कि जो मोबाइल स्टेशन जो नज़दीक है टावर के, वो वो मोबाइल स्टेशन इतना स्ट्रांग सिग्नल देगा हमारे बेस स्टेशन को कि जो डिमोडुलेशन होगी इसकी, वीक सिग्नल की जो दूर है इसकी डिमोडुलेशन करेगा। तो ये हमारा मोबाइल स्टेशन 1 है जो नज़दीक है, ये इसका नॉइस फ्लोर बढ़ा देगा, नॉइस फ्लोर बढ़ा देगा इस मोबाइल स्टेशन के लिए। जब डिमोडुलेशन करेंगे हम दोनों की, नज़दीक वाले मोबाइल स्टेशन के कारण इसके लिए नॉइस बढ़ जाएगा, इसके लिए नॉइस फ्लोर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका सिग्नल स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमें कुछ एडेप्टिव कंट्रोल चाहिए, हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए हमारे CDMA में कि जिससे पावर एडजस्ट हो जाए। हमें एडेप्टिव कंट्रोल चाहिए हमें पावर का, कि जो हमारे नज़दीक है हमारा मोबाइल स्टेशन, उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाए, थोड़ा वीक सिग्नल भेजे, और जो दूर है उसकी ऑटोमेटिकली पावर ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म चाहिए हमें CDMA में, नहीं तो ये इसके लिए नॉइस बढ़ा देगा। ये चैलेंज है एक हमारा CDMA के केस में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा बेस स्टेशन क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है दोनों की पावर। ये क्या मॉनिटर करता है, RSSI, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर को मॉनिटर करता रहता है बेस स्टेशन। बेसिकली ये इंडिकेटर क्या शो करता है कि कितना पावर लेवल है हमारे मोबाइल जो पावर छोड़ रहा है, उसको कंटिन्यूसली हमारा बेस स्टेशन सैंपल करता रहेगा सभी मोबाइल स्टेशन के, जो भी मोबाइल इससे जुड़े होंगे। ठीक है, फिर जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको ये कमांड भेजेगा, पावर चेंज कमांड। एक फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल होगा, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होगा, उसमें ये कमांड भेजेगा पावर को कम ज़्यादा करने की। ठीक है, पावर चेंज करने की। तो ये मैकेनिज्म चाहिए हमें CDMA के केस में, अगर हमें नियर फार प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।